सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ए टू जेड स्टडी। दिस इज़ राहुल और ये है आपकी फ़िज़िक्स की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 5, जिसके अंदर हम करने वाले हैं डायमेंशनल एनालिसिस की प्रैक्टिस। अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले हम कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स को डिस्कस, जो कि कल के वीडियो में स्किप हो गए थे। वो अचानक से बंद हो गया था, तो कुछ पॉइंट्स उसके रह गए हैं। पहले हम उन्हें कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम अपनी प्रैक्टिस पे प्रोसीड करेंगे। तो भाई, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है डायमेंशनल एनालिसिस की थर्ड एप्लीकेशन, जो कि क्या है, टू डिराइव रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटीज़। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, अगर हमें ये पता हो ना कि एक फ़िज़िकल क्वांटिटी किन किन फिज़िकल क्वांटिटीज़ पे, अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड कर रही है, तो हम उसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं उनकी टर्म्स में। तो आइए देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं एक फ़िज़िकल क्वांटिटी के लिए फॉर्मूला बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, जस्ट बाय नोइंग द फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स। तो हमारे पास एग्जाम्पल गिवन है, द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स v थ्रू अ मीडियम मे बी एज्यूम्ड टू डिपेंड ऑन, फर्स्ट इज़ द डेंसिटी ऑफ मीडियम, जहाँ पर इसको हमने डी एज्यूम किया है, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको यहाँ पर ई एज्यूम किया है। डिड्यूस बाय द मेथड ऑफ डायमेंशंस द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड, टेक डायमेंशनल कांस्टेंट k इक्वल टू 1। तो भाई हमें करना क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव के लिए हमें फॉर्मूला निकालना है। वो गिवन है कि जो वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है डेंसिटी ऑफ मीडियम पे, d पे, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी e पे, और जो इस रिलेशन के अंदर कांस्टेंट आएगा उसको 1 मानना है। तो आइए दिखाते हैं कैसे होगा ये। तो भाई, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि जो v वेलोसिटी है वो डिपेंड कर रहा है मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी और डेंसिटी ऑफ मीडियम पे, तो इसलिए हम एज्यूम कर लेते हैं जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो प्रोपोर्शनल है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की पावर a पे और डेंसिटी की पावर b पे। तो भाई नेक्स्ट स्टेप में हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लेंगे, और उसकी वैल्यू क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है कि हमें 1 लेनी है। तो ये आ गई 1, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के कांस्टेंट की वैल्यू, और तो ये आ जाएगा ई ए एंड डी बी। तो भैया अभी हमें करना क्या है, डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करके जस्ट इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देनी है। तो भाई हम मान रहे हैं कि जो ये इक्वेशन है हमारे पास v इज़ इक्वल्स टू ई ए एंड डी बी, ये डायमेंशनली करेक्ट है। अगर करेक्ट है तो क्या होगा, डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड होंगी। तो अभी डायमेंशंस लिख लेते हैं दोनों साइड की। तो जो लेफ़्ट हैंड साइड की डायमेंशन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास प्रेजेंट है वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायमेंशंस क्या है हमारे पास m0 l1 t-1, और जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसकी डायमेंशन होती हैं स्ट्रेस वाली, और स्ट्रेस की होती हैं प्रेशर वाली। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की डायमेंशन आ गई प्रेशर वाली। तो प्रेशर की डायमेंशंस क्या हो जाएंगी, फोर्स अपॉन एरिया से निकालेंगे प्रेशर की डायमेंशंस। फोर्स के ऊपर लिख देंगे m1 l1 t-2 अपॉन एरिया यानी l2। तो यहाँ से E की डायमेंशंस अपने पास क्या आ गई, m1 l-1 t-2। और डेंसिटी की डायमेंशन हम इजीली निकाल ही सकते हैं, क्योंकि डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ऊपर मास की डायमेंशन होगी m1, वॉल्यूम की नीचे होगी l3। तो यहाँ पर हमारे पास जो डेंसिटी की डायमेंशन आ गई वो आ गई m1 l-3। अभी जस्ट करेंगे क्या कि E और D की डायमेंशंस को उठा के हम इसके अंदर पुट कर देंगे, जो ये हमारी मेन इक्वेशन है इसकी जो राइट हैंड साइड है उसके अंदर। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो E की जगह डायमेंशन आ गई E की, दैट इज़ m1 l1 t-2 होल की पावर आ गई a, और
डेंसिटी की जगह पुट कर देंगे उसकी डायमेंशंस m1l-3, टोटल की पावर आ गई b। तो यहाँ पर डायमेंशंस जो ओवरऑल बन गई राइट हैंड साइड की वो क्या बन जाएगी, m की पावर a+b l की पावर a-3b एंड t की पावर -2a। अभी हमें पता है ये डायमेंशनली करेक्ट है इक्वेशन, तो इसलिए दोनों साइड की डायमेंशन सेम होंगी। तो m की पावर को इक्वेट कर देंगे, l की पावर को इक्वेट कर देंगे और t की पावर को इक्वेट कर देंगे। यहाँ से a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो t की अगर डायमेंशंस को हम इक्वेट करते हैं दोनों साइड की को, तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 1/2। a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और m वाली डायमेंशन को जब इक्वेट करेंगे तो a+b 0 के इक्वल आ जाएगा। a+b 0 के इक्वल है और a की वैल्यू हमें पता ही है, तो यहाँ से इसके अंदर a की वैल्यू पुट कर देंगे तो b की वैल्यू आ गई -a, दैट इज़ -1/2। और भाई हमारे पास मेन इक्वेशन है वो क्या है, v = e⁻a एंड d⁻b। तो a और b की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, जस्ट इसको इसके अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड रिलेशन है वो आ जाएगा। तो e 1/2 एंड d -1/2। तो जो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास आ गया वो आ गया √E/d। यहाँ पर E है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और D है डेंसिटी ऑफ मीडियम। वैसे ये फॉर्मूला हम साउंड वेव्स के अंदर पढ़ते भी हैं, लेकिन हमने इसको यहाँ पर डिराइव भी कर दिया विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। तो भाई ये था थर्ड और लास्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशंस। तो भाई नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ मेथड्स ऑफ डायमेंशन। तो फर्स्ट जो लिमिटेशन है वो क्या है, द मेथड डज नॉट गिव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट डायमेंशनलेस कांस्टेंट के। तो भाई इससे क्या है कि हम जब रिलेशन निकालते हैं तो जो के है डायमेंशनलेस जो कांस्टेंट होता है के, उसकी डायमेंशंस के बारे में ये कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देता। भाई जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है ये उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता कि फॉर्मूले के अंदर उसकी कितनी पावर आएगी। नेक्स्ट लिमिटेशन है इट फेल्स व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज़। अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी 3 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है तो ये रिलेशन डिराइव करने में फेल हो जाता है। तो नेक्स्ट लिमिटेशन थी ये। और जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो क्या है, इट फेल्स व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी इज़ द सम और डिफरेंस ऑफ 2 और मोर क्वांटिटीज़। देखो भाई एक फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ डायरेक्टली डिपेंड करती हैं इन पावर पॉजिटिव या माइनस से, तो रिलेशन निकाल सकते हैं। लेकिन अगर सम और डिफरेंस है किन्हीं 2 फिजिकल क्वांटिटीज़ का एक फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूले में, तो वो डिराइव नहीं किया जा सकता विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। और फोर्थ और लास्ट जो लिमिटेशन है वो ये है, इट फेल्स टू डिराइव रिलेशनशिप इन्वॉल्व्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी की डिपेंडेंसी मतलब किसी के फॉर्मूले के अंदर अगर ये चीज़ें आ रही हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो हम रिलेशन नहीं डिराइव कर सकते विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी प्रैक्टिस को, जिसकी थी बहुत ज़्यादा डिमांड। और इस
लेक्चर के अंदर अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं डायमेंशंस के। तो भाई जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पे वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट डायमेंशंस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। देखो मैंने अपने इंपॉर्टेंट जो डायमेंशंस थे उसके अंदर करवाया था डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कैसे निकाला था, जो विस्कस फोर्स होता है वो होता है 6 पाई नीटा आर बी। यहाँ से नीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, नीटा की वैल्यू आ जाएगी F/6 पाई आर वी। अभी इसकी डायमेंशंस निकालना ईजी है। ऊपर है डायमेंशन m1L1t-2 और नीचे 6 और पाई की कोई डायमेंशन नहीं है। r की डायमेंशन हो जाएगी L1 और v है वेलोसिटी, तो उसकी डायमेंशन हो जाएगी L1t-1। तो यहाँ से जो हमारी नीटा की डायमेंशंस आ जाएंगी वो क्या आ जाएगी, m1L-1t-1। तो देखिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट है हमारा, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डायमेंशंस ऑफ 1/ε0 एंड μ0 बतानी है हमें। तो भाई किसी भी क्वांटिटी की हमें डायमेंशंस अगर बतानी है तो उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ये चीज़ आती है हमारे इस रिलेशन के अंदर। EM वेव्स के अंदर हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं स्पीड ऑफ EM वेव्स का, v इज़ इक्वल्स टू 1/√μ0 E0। तो हमें डायमेंशंस निकालनी है 1/μ0 E0 की, तो उसकी वैल्यू निकाल लेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड करके। तो यहाँ से देखिए इसके स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 1/μ0 E0 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी v² के इक्वल। तो v² की डायमेंशंस क्या हो जाएंगी, वेलोसिटी की डायमेंशंस का स्क्वायर। तो वेलोसिटी की डायमेंशन होती है L1t-1 और इसका दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो L2 हो जाएगा, t-2 हो जाएगा। तो आंसर हमारा कौन सा मैच कर गया, बी और सी ऑप्शन दोनों सेम दे रखे हैं तो एक में गड़बड़ है, तो बी को कर लेते हैं t-2, तो हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। आइए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिजिकल क्वांटिटीज़ नॉट हैविंग सेम डायमेंशंस आर। हमें कुछ फिजिकल क्वांटिटी के पेयर्स गिवन हैं, इनमें से बताना है कौन से पेयर की डायमेंशन सेम नहीं है। तो भाई फर्स्ट पेयर है टॉर्क एंड वर्क। टॉर्क होता है हमारे पास फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस और वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो साफ साफ दिख रहा है फोर्स से दोनों में कुछ लेंथ की जो डायमेंशन वो मल्टीप्लाई हो रही है, तो दोनों की डायमेंशन सेम आएगी। जो सेकंड ऑप्शन है वो है मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट। तो मोमेंटम की डायमेंशन क्या आ जाएंगी, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो इसकी जो डायमेंशन आ जाएंगी हमारे पास वो आ जाएगी m1L1t-1। प्लैंक्स कांस्टेंट की इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, हमें फॉर्मूला पता है E इज़ इक्वल्स टू h न्यू। E है यहाँ पर एनर्जी, तो यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट की यहाँ से आ जाएगी एनर्जी की डायमेंशन अपॉन फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन। तो एनर्जी की डायमेंशन हमें पता है वर्क वाली होती हैं m1L2t-2 और अपॉन फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन हो जाएगी t-1। तो इसकी डायमेंशन आ जाएंगे हमारे पास m1L2t-1। तो भाई सेकंड पेयर में जो फिजिकल क्वांटिटी है उसमें से फर्स्ट की डायमेंशन है ये m1L1t-1, सेकंड की है m1L2t-2। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड। यही तो हमें बताना था कि कौन से पेयर की फिजिकल डायमेंशंस मैच नहीं कर रही हैं, तो सेकंड की नहीं कर रही। देखिए थर्ड की भी करेंगी, क्योंकि यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेन डायमेंशनलेस होता है, तो यंग्स मॉडुलस की जो डायमेंशन आ जाएंगी वो आ जाएंगी स्ट्रेस वाली। तो सेकंड भी थर्ड भी मैच करेगा, मतलब सेम आएंगी डायमेंशंस। और फोर्थ में तो अभी फॉर्मूला बताया, ये स्पीड का फॉर्मूला होता है 1/√μ0ε0। तो फोर्थ की भी सेम आएंगी। हमारा जो आंसर है वो है बी। तो भाई जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है आउट ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ विच वन हैज़ डायमेंशंस डिफरेंट फ्रॉम रिमेनिंग 3। 4 ऑप्शन हैं हमारे पास, 4 ऑप्शन में एक फिजिकल क्वांटिटी गिवन है और हमें बताना है 4 में से
तीन की तो सेम है, एक की सेम नहीं है डायमेंशन, तो कौन सी की सेम नहीं है वो बताना है। तो सिंपली हम चारों की डायमेंशंस निकालेंगे। फर्स्ट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी की होती है m1L2T-2 और नीचे आ गया वॉल्यूम यानी L3। तो ये फर्स्ट वाली की हमारे पास क्या आ गई डायमेंशंस, m1L-1T-2। सेकंड वाली देख लो, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स की होती है m1L1T-2 पर यूनिट एरिया, नीचे आ जाएगा एरिया, नीचे L2 और आ जाएगा। तो देख लीजिए m1L1T-2 नीचे एरिया की L2 आ गई, तो डायमेंशन हमारे पास इसकी भी क्या आ जाएगी, ये सेम आ जाएगी जो कि फर्स्ट की आई है m1L-1T-2। तो पहली दो की तो सेम है। तो अभी आ जाओ थर्ड पे, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो है भाई नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास वोल्टेज एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम की प्रोडक्ट। चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट, पर यूनिट वॉल्यूम यानी डिवाइड में वॉल्यूम। तो भाई जो वोल्टेज है उसको क्या लिख सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और ऊपर है ये चार्ज क्यू और नीचे ये वी है वॉल्यूम का। तो क्यू से क्यू कट गया, हमारे पास रह गया वर्क डन अपॉन वॉल्यूम। तो वर्क डन की होती है हमारे पास m1L2T-2, उसके नीचे L3 आ जाएगा, वॉल्यूम है तो इसको ऊपर लेके आएंगे तो इसकी भी वही बन जाएंगी डायमेंशन m1L-1T-2। तो थर्ड की भी सेम आ गई। इसका मतलब जो फोर्थ क्वांटिटी है उसकी डायमेंशंस अलग मिलेंगी। एंगुलर मोमेंटम की, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो लीनियर मोमेंटम mv, तो m1L1T-1 और अगला जो r है उसकी डायमेंशन L1। तो ये तो साफ दिख रहा है, डायमेंशन अलग आ गई, m1L2T-1 आ गई है। तो हमारा आंसर हो गया डी। देखो भाई एक पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्वेश्चन 5। तो क्वेश्चन 5 क्या बोलता है, द वेलोसिटी v ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय फॉर्मूला v इज इक्वल्स टू a इंटू टी प्लस बी अपॉन टी प्लस सी, वेयर a b एंड c आर कॉन्स्टेंट। तो डायमेंशन बतानी है हमें a b और c की। देखो एक पॉइंट मैंने बताया था आपको, एक इक्वेशन जब भी डायमेंशनली करेक्ट होगी तो उसके अंदर आने वाली सभी टर्म्स की डायमेंशन सेम होंगी। तो भाई लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास टर्म है v वेलोसिटी, और राइट हैंड साइड में पहली टर्म है a इंटू टी, तो इनकी डायमेंशन सेम होंगी ना, तो इनकी डायमेंशन सेम होंगी। v की डायमेंशंस लिख दो L1T-1, a की डायमेंशन हमें निकालनी है, t है टाइम, इसकी डायमेंशन T1। तो यहाँ से जो a की डायमेंशन आ गई वो क्या आ गई, L1T-2। कैसे है ये, t नीचे आके 1 और नीचे से ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगी, इसकी पावर ऑलरेडी एक -1 है, एक ये हो गया तो t-2। तो a की डायमेंशन आ गई हमारे पास L1T-2। तो भाई ऐसे ऑप्शन है हमारे पास दो, B एंड D। तो भाई इन दोनों में से हमें एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो देखो भाई अगली डायमेंशन हम निकालने की ट्राई करते हैं। तो देखो यहाँ पर गिवन है b अपॉन टी प्लस सी। तो भाई जब भी कोई दो क्वांटिटीज़ प्लस या माइनस होती हैं तो वो डायमेंशनली करेक्ट जब होती है इक्वेशन, तो जब उन दोनों की डायमेंशन सेम हो जो प्लस माइनस से सेपरेट है, यानी जो प्लस माइनस दो फिजिकल क्वांटिटी कर रखी है उनकी डायमेंशन सेम होंगी। तो देखो t प्लस सी कर रखा है, तो दिस मीन्स दैट कि जो t की डायमेंशन है वो c की डायमेंशन के इक्वल होंगी। तो t क्या है, टाइम है, तो c की डायमेंशन आ जाएगी टाइम वाली, दैट इज़ t। तो ऑप्शन हमारा c के लिए t देखो कौन से में है, b में है, c के लिए डायमेंशन T1 b में है, तो हमारा b करेक्ट हो जाएगा। आगे हमें चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, जो b की डायमेंशन है उनको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें आंसर मिल गया b। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन
that is f of a mass m suspended from a spring of spring constant k is given by a relation f is equals to a m raised to power x k raised to power y, where a is dimensionless constant and the values ऑफ एक्स एंड वाई आर, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू ही हमें निकालनी है। तो सिंपल है भाई, दोनों साइड डायमेंशंस को इक्वेट कर देंगे और एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो भाई, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके अंदर डायमेंशंस किसके आ जाएंगे, फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या होती है, 1/टाइम पीरियड वाली डायमेंशन। तो 1/टाइम पीरियड की डायमेंशन आ गई t-1। तो राइट हैंड साइड हमारे पास डायमेंशन क्या आ गई, m0 l0 t-1। अभी देखते हैं डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड। तो ए की कोई डायमेंशन नहीं है, m0 l0 t0। m की डायमेंशन, m क्या है, मास है, तो भाई m1 हो जाएगी और उसकी पावर x है, उसकी पावर है x। और नेक्स्ट है हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट k, इसकी पावर सॉरी भी यहाँ के नहीं, के की डायमेंशन लिखनी है हमें। तो आइए पहले बताते हैं कि डायमेंशन क्या होती है। तो भाई जो स्प्रिंग के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स आता है उसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स होता है, लेकिन माइनस जस्ट F की डायरेक्शन को बताता है। तो F इज इक्वल्स टू के एक्स, एक्स यहाँ पर है डिस्प्लेसमेंट, तो के की डायमेंशन आ गई F अपॉन डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन के इक्वल। तो ये हमारे पास कितनी हो जाएगी, m1 l1 t-2 अपॉन l1। तो डायमेंशन बच जाएगी हमारे पास m1 t-2, और l तो ज़ीरो हो ही जाएगा, नीचे और ऊपर वाला कट जाएगा आपस में। तो जो k की डायमेंशन है उनको लिख लेते हैं m1 t-2 होल की पावर कितनी है y। तो हमारे पास देखना m की जो डायमेंशन हो जाएंगी टोटल वो हो जाएगी x प्लस वाई, और जो t की डायमेंशन है वो हो जाएगी -2y। दोनों साइड की डायमेंशन को इक्वेट कर देंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो t की डायमेंशन को इक्वेट करेंगे तो जो y की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी हमारे पास 1/2। अभी मास की डायमेंशन को इक्वेट करेंगे तो x प्लस वाई आ जाएगा हमारे पास क्या 0, और यहाँ से जो x आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस ऑफ x, क्या आ जाएगा माइनस ऑफ y, और y की डायमेंशन क्या है 1/2। तो x की आ जाएगी -1/2। तो भाई ऑप्शन चेक कीजिए, जहाँ पर x हो -1/2, y हो 1/2। तो हमारा ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज 4 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर की जगह क्यूब कर लेना भाई। इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच यूनिट ऑफ लेंथ इज 1 सेंटीमीटर एंड यूनिट ऑफ मास इज 100 ग्राम, द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल विल बी। तो भाई यही है कि अब की बार हमें सिस्टम चेंज करना है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करनी है एक फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू। ये भी हम एप्लीकेशन में सीख चुके हैं कैसे करते हैं। तो भाई सबसे पहला हमारा स्टेप होता है जिसको कन्वर्ट करना है उसको एसआई बना लो। तो देखो भाई एसआई हम इसलिए बनाते हैं ताकि ईजी रहे हमारे लिए उस सिस्टम के अंदर मास, लेंथ और टाइम की यूनिट पुट करना। लेकिन इसके अंदर तो सीजीएस है, सीजीएस की भी मास, लेंथ और टाइम की हमें इजीली पता है यूनिट्स सीजीएस के अंदर, तो इसलिए कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम वहाँ पे वैल्यूज़ ही सीजीएस की रख देंगे कौन से उस फॉर्मूले के अंदर। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। जो फॉर्मूला हम लगाएंगे वो क्या है, N2 इज इक्वल्स टू N1 इंटू ऊपर है M1 नीचे M2 की पावर A L1 अपॉन L2 की पावर B T1 अपॉन T2 की पावर C। तो भाई
N2 हमें निकालना है, N2 हमें क्या करना है, निकालना है। और N1 की वैल्यू क्या है, 4 है, 4 है। और M1 यानी सिस्टम 1 हमने जो CGS माना है उसके अंदर मास की यूनिट तो वो हमें पता है ग्राम होती है, तो 1 ग्राम यहाँ पर लिख दिया हमने ऊपर M1 की जगह पे। और नीचे M2 है जिसके अंदर कन्वर्ट करना है, उसके अंदर मास की यूनिट दे रखी है 100 ग्राम। और इसकी पावर A, देखो A किसके अकॉर्डिंग लिखनी है, उस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन के अकॉर्डिंग लिखनी है हमें A, B और C की वैल्यू। तो फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास डेंसिटी, तो डेंसिटी की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, M1 L-3 T0, क्योंकि मास पर यूनिट वॉल्यूम आता है, ऊपर मास की M1 होगी, नीचे से ऊपर आके वॉल्यूम की L-3 होगी। तो भाई M की जगह जो A की जगह लिख देंगे हम 1, क्योंकि डेंसिटी की मास की डायमेंशन जो है वो 1 है। और उसके बाद L1 CGS के अंदर लेंथ की यूनिट 1 सेंटीमीटर, और जो सिस्टम जिसमें कन्वर्ट करना है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर भी 1 सेंटीमीटर ही है लेंथ की यूनिट। तो उसकी पावर हो जाएगी हमारे पास -3, और लास्ट है जो पावर ही 0 है, तो इसलिए इसको हम 1 लिख सकते हैं, मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ से सोल्व कर लेंगे, जी से जी कट गया, रह गया 1/100, 1/100 तो 4 × 10⁻⁻²। और आगे क्या है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 1 की कुछ भी पावर हो वो 1 हो जाता है, तो 4 × 10⁻⁻² आ गई हमारी, हाँ आ गया हमारा मैग्नीट्यूड उस सिस्टम के अंदर, यही तो हमें निकालना था। तो देख लीजिए 4 × 10⁻⁻² किसके इक्वल हो जाएगा भाई, 4/100 के, और 4/100 क्या होगा 0.04, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट। देखिए भाई अब आपको कुछ एक प्रैक्टिस हो गई होगी क्वेश्चंस की, तो अभी पॉज करके ट्राई करना स्टार्ट कर दें। ये क्वेश्चन तो शायद नहीं होगा आप पे, क्योंकि ये एक क्वेश्चन की टाइप है और काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइप है ये। इसके अंदर होता क्या है कि भाई जो हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मानते हैं, बेस क्वांटिटीज़, बेस यूनिट्स मानते हैं, वो क्या मानते हैं उन 7 को वैसे नॉर्मली तो, लेकिन हमें इसके अंदर क्या करना होता है, जो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं उन्हें किसी दूसरी क्वांटिटीज़ को मानना होता है, दूसरी क्वांटिटीज़ की यूनिट को मानना होता है, और फिर किसी एक फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकालनी होती है। जैसा कि इस क्वेश्चन के अंदर है, इफ़ फोर्स F, वेलोसिटी V एंड टाइम T आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स देन द डायमेंशन ऑफ मास आर। तो ये हमें बताना है। तो देखो ये भी कुछ उसी मेथड से होगा जैसे हम रिलेशन डिराइव करते हैं, फॉर्मूला निकालते हैं। तो भाई जो मास है उसको हम मान लेते हैं प्रोपोर्शनल है F की पावर A, V की पावर B और T की पावर C। तो डायमेंशनली करेक्ट होगी ये। डायमेंशनली अगर करेक्ट होगी तो राइट हैंड साइड की डायमेंशन लेफ़्ट हैंड साइड की डायमेंशंस के इक्वल होंगी। जो राइट हैंड साइड की डायमेंशन है वो है M1 L0 T0, सॉरी लेफ़्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन है वो है मास की डायमेंशन, यानी M1 L0 T0। और जो राइट हैंड साइड की है वो अभी हम निकाल लेंगे। तो फोर्स की है M1 L1 T-2, टोटल की पावर है A, और अगली है हमारे पास वेलोसिटी दैट इज़ L1 T-1, और इसकी है टोटल की B, और अगली है हमारे पास क्या, टाइम दैट इज़ T, इसकी टोटल है C। तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड की डायमेंशन आ जाएंगी वो क्या आ जाएगी, M की A, देखो और तो कहीं नहीं है ना, M नहीं है, तो L की A और प्लस B, बस इतना ही है, 2 के अंदर है हमारे पास L, और T की
-2a -b और +c। तो देखो भाई, दोनों साइड की डायमेंशन कंपेयर कर देंगे तो मास की मास से डायमेंशन कंपेयर होगी तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1, और लेंथ की लेंथ से डायमेंशन कंपेयर होगी तो a + b आ जाएगा 0, यहाँ से जो b आ जाएगा वो आ जाएगा -a, और a है 1 तो b आ गया -1। अभी टाइम की डायमेंशन को इक्वेट करेंगे और इसके अंदर a और b की वैल्यू पुट कर सकते हैं तो -2a की वैल्यू 1 और -b तो b की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा +1 और रह गया c, और ये टोटल इक्वल हो जाएगा 0 के। तो यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू क्या आ गई 1, तो a की वैल्यू 1 यानी f, यानी जो हमारे पास डायमेंशन आएंगी मास की वो क्या आ जाएंगी, f की पावर a है, a की वैल्यू 1, और v की पावर हमारे पास b है तो b की वैल्यू -1 और t की वैल्यू 1 और t की वैल्यू 1। देखो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन सी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी है हमारा राइट आंसर। आपको कोई भी अगर डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली क्लियर योर डाउट। डेली मेरा एक वीडियो आता है दोनों सब्जेक्ट का, मैथ और फिज़िक्स का, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि साथ के साथ करते चले, प्रैक्टिस भी और कंसेप्ट भी। और आज की क्लास की नोट्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पर, मतलब जो ये क्वेश्चंस की पीडीएफ है ये टेलीग्राम पे मिल जाएगी आपको। तो आइए थोड़ा स्पीड को बढ़ाते हैं अपनी। If energy E, velocity V and time t are chosen as fundamental quantity then the dimension of surface tension will be। देखो वही काम है, हम मान लेते हैं जो सरफेस टेंशन T है वो प्रोपोर्शनल है एनर्जी की पावर A के, वेलोसिटी की पावर B के और टाइम की पावर C के। सरफेस टेंशन की जो डायमेंशन हैं वो होती हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ वाली। तो फोर्स की है m1 L1 T -2, नीचे है लेंथ, लेंथ से लेंथ कट जाएगा तो हमारे पास जो टेंशन का सरफेस टेंशन का डायमेंशन रह गया वो क्या हो गया m1 L0 T -2। तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन आ गया, अभी राइट का निकाल के कंपेयर कर देंगे, ए बी सी की वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट कर देंगे, हमारे पास डायमेंशंस आ जाएंगी। तो भाई इस साइड पुट करते हैं तो एनर्जी की एनर्जी की डायमेंशन हमारे पास m1 L2 T -2 की पावर a, और अगली है वेलोसिटी L1 T -1, इसकी है b, और अगला है टाइम t, उसकी है c। तो टोटल हमारे पास डायमेंशन बन गई m की a, l की 2a + b, 2a + b, और t की हमारे पास डायमेंशन बन गई -2a - b + c। तो दोनों साइड मास की डायमेंशन को कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 और 2a + b की वैल्यू आ गई 0, 2a + b की वैल्यू आ गई 0, तो यहाँ पर b आ गया -2a के इक्वल, a की वैल्यू 1 तो b की वैल्यू आ गई -2। अब ये और b की t की डायमेंशन के अंदर पुट करके इक्वेट कर देंगे तो t की डायमेंशन को जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास -2 × a है 1, यानी -2 रह गया, और उससे -b क्या है -2 है तो माइनस +2 हो गया, और रह गया +c इक्वल टू आ गया -2। तो दोनों साइड -2 है, -2 से -2 कट गया, यहाँ से c की जो वैल्यू आ गई वो आ गई -2।
सी की वैल्यू आ गई -2। तो ए आया हमारे पास कितना 1, बी आया -2 और सी आया -2। तो देखो कौन सा आंसर मैच कर रहा है, बी आंसर हमारा मैच कर रहा है। ए आया है 1, बी आया है -2, सी आया है -2। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल इज गिवन बाय y इज इक्वल्स टू a sin bx प्लस सी टी इंटू डी। द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इज। करेंगे क्या भाई, ए बी और सी और डी के डायमेंशंस निकाल लेंगे और इस के अंदर पुट कर देंगे ए बी सी और डी के अंदर, और जो फाइनल जो डायमेंशन बनेगी वो हम बता देंगे। तो देखो भाई y इक्वल टू ए साइन थीटा के अंदर जो ये साइन थीटा है ये है डायमेंशनलेस। तो ए की डायमेंशन और y की डायमेंशन इक्वल हो जाएंगी क्योंकि दोनों साइड डायमेंशन इक्वल करनी है, और वो करने के लिए a और y की डायमेंशन सेम होनी ज़रूरी है। तो a की डायमेंशन आ गई हमारी y की डायमेंशन, y है एक टाइप की डिस्प्लेसमेंट, तो इसकी डायमेंशन आ गई L1। ठीक है भाई, तो a की डायमेंशन हमारे पास आ गई। अब b की निकालेंगे। देखो ये साइन जो थीटा होता है ना, थीटा, तो यहाँ पर थीटा देखना हमारे पास किसके इक्वल है, थीटा, थीटा इक्वल है बी एक्स प्लस सी टी प्लस डी। तो जो ये थीटा होता है ना, ये होता है डायमेंशनलेस। क्यों? थीटा का फॉर्मूला है आर्क बाय लेंथ, आर्क बाय रेडियस। तो आर्क जो है वो भी एक टाइप की लेंथ, नीचे रेडियस भी एक टाइप की लेंथ, एल से एल कट गया तो वो होता है डायमेंशनलेस। तो ये डायमेंशनलेस है, इसका मतलब ये एक टर्म है इस इक्वेशन की, और ये डायमेंशनलेस है। तो इसका मतलब ये है कि जो अदर टर्म्स हैं उनकी वो उनकी डायमेंशन भी इसी के डायमेंशन के सेम होंगी, इसी के डायमेंशन के सेम होंगी, तो वो भी डायमेंशनलेस होंगे। तो b इंटू एक्स भी डायमेंशनलेस होगा। तो देखो भाई b इंटू एक्स के अंदर x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, x डिस्प्लेसमेंट है। तो इसको डायमेंशनलेस बनाने के लिए इस टर्म को, तो t को क्या होना पड़ेगा, l-1 होना पड़ेगा, सॉरी b को क्या होना पड़ेगा, l-1 होना पड़ेगा इस टर्म के अंदर। अगर डायमेंशंस ख़त्म करनी है, डायमेंशनलेस बनाना है इस टर्म को, तो b की जो डायमेंशन है उसको l-1 होना पड़ेगा। तो तभी तो l-1 l1 मिलके क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, l0। तो इसलिए b की जो डायमेंशन आ गई वो क्या आ गई, l-1। और c इंटू टी सेम इसी के अंदर हो जाएगा, c इंटू टी के अंदर ये डायमेंशनलेस को अगर बनाना है तो जो c की डायमेंशन है वो क्या हो जाएगी, t-1 हो जाएगी, t-1 हो जाएगी। और d तो ओवरऑल डायमेंशन बनना, मतलब ये टर्म भी पूरी कंप्लीट डायमेंशनलेस होनी चाहिए, तो d क्या हो गया, डायमेंशनलेस हो गया। तो देखो भाई a इंटू बी इंटू सी इंटू डी की डायमेंशन निकाल लेते हैं। a की डायमेंशन आ गई l1, b की डायमेंशन आ गई l-1, और उसके बाद है c की डायमेंशन आ गई t-1, और d की डायमेंशनलेस है। तो देखो l1 l-1, तो ये हो गया l की 0 और t की -1। कुल बात ये है कि t की -1 बच गई और सारी जो हैं वो 0 हो गई। तो देखो t की -1 जिस ऑप्शन में हो वही ठीक है और बाकी गलत है, तो b ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। देखिए लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, काफ़ी क्वेश्चन अभी बाकी हैं इसके अंदर, तो इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से चल रहा हूँ। अगर आपको समझ नहीं आता है तो प्लीज़ इसको दोबारा रिपीट करके देख लें। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्स F इज़ गिवन बाय F इज इक्वल्स टू A इंटू टी प्लस B इंटू टी स्क्वायर, वेयर T इज़ टाइम, वेयर व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ A एंड B। वो A और B की डायमेंशन बतानी है। तो भाई ये इक्वेशन हो जाएगी डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगी तो हर एक टर्म की डायमेंशन सेम। टर्म क्या क्या है, जो लेफ्ट हैंड साइड में टर्म है वो है फोर्स, और राइट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म है वो है A इंटू टी। तो इसका मतलब A इंटू टी की डायमेंशन F के इक्वल होनी चाहिए। तो भाई F की हैं m1 l1 t-2, और इधर A इंटू टी की है t1। तो A की आ गई हमारे पास, देखना A की डायमेंशन आ गई m1 l1 t-, ये t-3 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये t नीचे जाएगा और ऊपर आके फिर नेगेटिव हो जाएगा, तो t2 पहले ही है -2, एक और माइनस हो जाएगा तो t-3 हो जाएगा। तो हमारे पास जो A की डायमेंशन आ गई वो आ गई क्या, m1 l1 t-3। तो ऑप्शन देख लीजिए m1 l1 t-3। तो ऐसे ऑप्शन है हमारे पास दो,
ए और सी, इन दोनों में से अभी एक सेलेक्ट होगा। तो अभी बी की डायमेंशन निकाल लेंगे। देखो तो सेम तरीके से इसके अंदर करेंगे। बी इंटू टी स्क्वायर की डायमेंशन किसके इक्वल होंगी, दूसरी टर्म यानी एफ़ को ही ले लो। तो भाई बी इंटू टी स्क्वायर की डायमेंशन किसके इक्वल होंगी, एफ़ की डायमेंशन के। तो m1 L1 T-2 और ये टी स्क्वायर की डायमेंशन इधर आके क्या बन जाएंगी, टोटल टी की -4 हो जाएगा। कैसे होगा, ये टी स्क्वायर नीचे आया पॉजिटिव और टी ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। -2 पहले से ही है तो -2 T-4। तो ये हमारे पास जो बी की डायमेंशन बन गई वो बन गई m1L1T-4। देख लो कौन से ऑप्शन के अंदर है m1L1T-4, तो ए ऑप्शन के अंदर है। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो भाई अब देखिए अगला क्वेश्चन। इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट द यूनिट ऑफ मास लेंथ एंड टाइम आर 1 क्विंटल 1 किलोमीटर एंड 1 आवर रिस्पेक्टिवली। इन दिस सिस्टम 1 न्यूटन फोर्स को कन्वर्ट करना है इस सिस्टम के अंदर। ठीक है भाई। तो भाई वही तरीका हमारा, वही फॉर्मूला। n2 की वैल्यू निकाल देंगे। n2 होता है n1 इंटू u2/u1, जिसको हम लिख लेते हैं वो डायमेंशंस। तो आइए उस फॉर्मूले का यूज़ करके निकाल देते हैं वैल्यू। तो हमें वैल्यू निकालनी है n2 की। n1 है 1 न्यूटन, सॉरी 1 n1 है हमारे पास 1, जो कि ऑलरेडी एसआई सिस्टम में है, किसी कॉम्प्लेक्स सिस्टम में नहीं है। तो उसकी वैल्यू एज इट इज़ रख देंगे। उसके बाद डायमेंशन रख लेंगे क्वांटिटी की। तो क्वांटिटी हमें न्यूटन देख के पता लग रही है, फोर्स है, तो m1L1T-2 हो जाएगा। अच्छा, ऊपर अब एसआई सिस्टम है तो एसआई की जो मास की है वो है क्या, केजी, सॉरी हाँ भाई केजी। तो 1 केजी और लेंथ है मीटर, 1 मीटर, और टाइम है 1 सेकंड। अब जिस सिस्टम में कन्वर्ट करना है उसकी और यूनिट पुट कर लेते हैं। तो उसकी यूनिट देख लेते हैं। तो उसकी यूनिट मास की है 1 क्विंटल, डिस्टेंस की 1 किलोमीटर और टाइम की 1 आवर। मास की है 1 क्विंटल यानी 100 केजी, डिस्टेंस की है 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर, टाइम की है 1 आवर यानी 60 मिनट हो गया, और फिर 60 मल्टीप्लाई करोगे तो सेकंड हो गया। तो देख लो भी, इसको कैलकुलेट कर लो। तो ये इधर हो जाएगा 1/100, केजी से केजी कट गया, 1/100 की पावर 1, तो ये ऊपर आगे 10 की पावर -2 बन गया। और आगे देख लो मीटर से मीटर कट गया, 1/1000 10 की पावर -3 बन गया, इनटू सेकंड से सेकंड कट गया, और क्या बच गया हमारे पास 1/16 × 60 कितना हो जाएगा 3600 की पावर -2। तो देखो अगले स्टेप में 10 की -5 हो गया ये टोटल। और भाई क्या है कि देखो ये 3600 है, इसके अंदर 100 को अलग कर लेते हैं, 36 को अलग। तो इस 3600 को हम लिख लेते हैं 36 × 100, 36 × 100, तो 36 की पावर -2 अलग से लिख देते हैं, और 100 की पावर -2 यानी 100 क्या होता है 10⁻², और उसकी पावर -2 अलग से लिख लेते हैं। उसकी पावर -2 हो गई, ये इसको किसके ऊपर क्या बना देगी 10 की पावर -4। तो -4 से एक पावर कट जाए, ऊपर की 4 -4 पावर कट जाएंगी, तो ऊपर रह जाएगा जस्ट -1 10 की। तो ये देखो ये 36 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ऊपर आगे क्या हो जाएगा 36 का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय में 10 हो जाएगा। 10 के ऊपर -1 थी, नीचे आके 1 होगी +1। तो 36 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 1296 डिवाइडेड बाय 10। तो फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा 129.6। तो ऑप्शन चेक करो कौन से ऑप्शन में ऐसा, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फोर्स F इज गिवन बाय एक्सप्रेशन F इज इक्वल्स टू A cos bx प्लस C sin dt, where x is displacement and t is time, then the dimension of d by b are same as the, किसके सेम हैं d by b के डायमेंशंस। तो भाई देखो
ये क्या है, एक टर्म है, तो टर्म है तो भाई सभी, सॉरी भाई, ये क्या है, एक इक्वेशन है और इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। डायमेंशनली करेक्ट है तो सभी टर्म्स की डायमेंशन सेम होंगी, यानी एफ की डायमेंशन ए कोस बी एक्स के की डायमेंशंस के इक्वल होगी। तो भाई कोस बी एक्स की कुछ डायमेंशन नहीं है, एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, तो ए की डायमेंशन एफ की डायमेंशन के इक्वल होगी भाई। ठीक है, तो भाई ए की डायमेंशन हमारे पास आ गई m1l1t-2। सेम वे में सॉरी भाई, हमें डायमेंशंस तो जस्ट d बाई बी की निकालनी है, तो d और b की निकालने की ज़रूरत है, ज़्यादा पंगे लेने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। तो भाई देखो साइन dt हमें पता है थीटा के इक्वल है, कुछ एंगल है तो एंगल डायमेंशनलेस होता है, तो d और t को डायमेंशनलेस होना है, तो जो d की डायमेंशन है वो t की डायमेंशन के अपोजिट होनी चाहिए। t की डायमेंशन है t1 और d की डायमेंशन डायमेंशनलेस बनाने के लिए इसको क्या होनी चाहिए, d की डायमेंशन होनी चाहिए t-1। तो d की माइनस जो डायमेंशन आ गई वो आ गई हमारे पास t-1। इसी तरीके से bx डायमेंशनलेस होना चाहिए क्योंकि ये एक एंगल है, तो भाई b की डायमेंशन क्या होनी ज़रूरी है इसको डायमेंशनलेस बनाने के लिए, l-1। तो फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो, b बाई डी की डायमेंशंस क्या आ जाएंगी, d बाई बी की डायमेंशंस क्या आ जाएंगी, d की डायमेंशन है t-1 और b की डायमेंशन है, तो भाई b की डायमेंशन है l-1, तो यहाँ से d बाई बी की डायमेंशन आ गई l-1 जो कि है वेलोसिटी की डायमेंशन, यानी ए ऑप्शन इज़ आवर करेक्ट आंसर। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टाइम पीरियड t ऑफ अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ लिक्विड डिपेंड्स ऑन डेंसिटी रेडियस r सरफेस टेंशन s। तो रिलेशन बताना है हमें, वही तरीका हम यूज करेंगे। क्या t को हम प्रोपोर्शनल मान लेंगे, किसके प्रोपोर्शनल मान लेंगे भाई, रो की पावर a के, r की पावर b के और सरफेस टेंशन s की पावर c के। तो यहाँ से करेंगे क्या, वही भाई इनकी डायमेंशंस रख देंगे तीनों की, इस साइड की डायमेंशन निकल जाएंगे टोटल और इस साइड की किसकी आ जाएंगी, टाइम वाली आ जाएंगी। तो दोनों साइड इक्वेट करके ए बी सी की वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे। ये क्वेश्चन मैं 2 बार करवा चुका हूँ आज, इवन ज़्यादा बार भी हुआ होगा शायद, तो आप लोगों को खुद से करना है, ये मेथड मैंने बता दिया। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन द रिलेशन y इज इक्वल्स टू r साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स द डायमेंशनल फार्मूला फॉर के एक्स एंड ओमेगा टी इज सेम एज। तो इन दोनों का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो किस ऑप्शन की डायमेंशन के इक्वल है। तो देखिए भाई, जो ये ओमेगा टी प्लस के एक्स है ये एक एंगल है, तो थीटा है ओमेगा टी प्लस के एक्स, और भाई तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, ये डायमेंशनली करेक्ट है, इसलिए दोनों साइड टर्म्स जो हैं उनकी डायमेंशन सेम है, थीटा डायमेंशन लेस है, तो इसलिए ओमेगा टी भी डायमेंशन लेस हो जाएगा, के एक्स भी डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो के एक्स और ओमेगा टी डायमेंशन लेस है, तो 4 ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन डायमेंशन लेस है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए डायमेंशन लेस कौन सा है हमारे पास, तो डायमेंशन लेस फर्स्ट के अंदर देखिए क्या है, r अपॉन ओमेगा है, यानी रेडियस अपॉन एंगुलर वेलोसिटी है, तो ये डायमेंशनलेस नहीं बनेगा अगर आप देखेंगे तो। अगला देखिए, अगला है रेडियस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, देखो ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, दोनों क्या है लेंथ है, तो कट के जो डायमेंशनलेस बन जाएगा l 0 हो जाएगा, m और बाकी तो 0 है ही, m भी 0 है, t भी 0 है, तो इसलिए जो b है वो डायमेंशनलेस है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। के एक्स और ओमेगा टी की डायमेंशन r बाई वाई की डायमेंशन के इक्वल हैं। तो भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ, लाइट ईयर किसकी यूनिट है, अच्छे से पढ़ा चुका हूँ आपको, क्या थी ये, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। तो लाइट ईयर किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की यूनिट है। देखो बच्चे इसमें ये धोखा खा जाते हैं जो मतलब इसको पढ़े नहीं होते, लाइट ईयर को देख के टाइम की लगा देते हैं, लेकिन मैंने डेफिनेशन अच्छे से क्लियर की हुई है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए डिस्टेंस की यूनिट है।
तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डायमेंशंस ऑफ ए बाय बी इन द इक्वेशन पी इक्वल टू ए माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स। तो इसके अंदर हमें ए बाई बी की डायमेंशन निकालनी है। तो देखो भाई इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं क्या, इस बी एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर लो, पी बी एक्स हो जाएगा किसके, ए माइनस टी स्क्वायर के। तो हमें ए बाई बी की डायमेंशन अगर निकालनी है तो डायमेंशन ए और बी की पता होनी चाहिए। तो भाई देखो ये जो हमारे पास इक्वेशन बन गई ये क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। तो भाई डायमेंशनली करेक्ट है तो क्या होगा, सभी टर्म्स की जो डायमेंशन है वो सेम होंगी। तो टर्म राइट हैंड साइड देखिए ए है और टी स्क्वायर है, तो ए और टी स्क्वायर की डायमेंशन सेम होंगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो ए की डायमेंशन है वो क्या हो जाएंगी, T2 हो जाएगी। और इधर से बी की देख लेते हैं, बी जो ये टोटल एक टर्म है P इंटू बी इंटू एक्स, पी यहाँ पर है प्रेशर, एक्स यहाँ पर है डिस्टेंस। तो इसकी जो ओवरऑल ये टर्म है P इंटू बी इंटू एक्स, इसकी डायमेंशन टी स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ से बी की डायमेंशन निकाल लेंगे। प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया वाली, फोर्स पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगी, m1 L-1 T-2। और भाई एक साथ में हमारे पास क्या है, डिस्टेंस और है तो L1 और हो जाएगा साथ में, और एक रह गया यहाँ पर B इक्वल है किसके, T2 के। तो यहाँ से B की डायमेंशन हमारे पास क्या आ गई, m-1 और L तो 0 हो ही गया, और T की क्या आ गई, T देखो ये T की क्या आ जाएगी, -2 वाला नीचे आएगा, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो T की 4। अब A बाई बी की डायमेंशन देख लेंगे तो A की है ऊपर टी स्क्वायर, नीचे B की लिख दो, वो है m-1 और T4। तो A बाई बी की जो फाइनली डायमेंशन आ गई वो आ गई m1T, देखो ऊपर 2 थी और नीचे 4 थी तो 2 रहेगी, -2। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। देखिए भाई अगला क्वेश्चन, सपोज a इक्वल टू बी रेज टू पावर n इंटू सी रेज टू पावर m वेयर a हैज डायमेंशंस LT, b हैज डायमेंशंस L2T-1 एंड c हैज डायमेंशन LT2, देन एक्सपोनेंट्स n एंड m हैव वैल्यू। तो जस्ट क्या करना है, कुछ नहीं है, a की डायमेंशन दे रखी है, b की दे रखी है, c की दे रखी है, तीनों की वैल्यू पुट करके n और m की वैल्यू निकाल लेनी है हमें। जैसे पिछले क्वेश्चंस में हमने वैल्यू कई बार निकाल ली है, जो एज्यूम करते थे हम A-B-C, उसी तरीके से सेम वे में हमें m और n की वैल्यू निकाल लेनी है। तो ये क्वेश्चन मैं आप पर छोड़ता हूँ होमवर्क के लिए। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 1 यूनिट ऑफ मास इक्वल टू 4 kg, 1 यूनिट ऑफ लेंथ इक्वल टू 1/4 मीटर एंड 1 यूनिट ऑफ टाइम इक्वल टू 5 सेकेंड, देन 1 जूल इज इक्वल्स टू x यूनिट्स ऑफ एनर्जी। तो कुछ नहीं है, वही बात है भाई, 1 जूल को एक ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट करना है जिसके अंदर मास की यूनिट 4 kg है, लेंथ की यूनिट 1/4 मीटर है और टाइम की यूनिट 5 सेकेंड है। तो वही सिस्टम लगा देंगे, n2 की वैल्यू निकाल देंगे, n1 की दे रखी है हमारे पास कितनी, 1 जूल, तो 1, और वही डायमेंशनल फार्मूला किसका, जूल यानी वर्क वाला लगा देंगे, डायमेंशन A-B-C की वैल्यू वर्क के अकॉर्डिंग लिख देंगे, वहाँ से कुछ नहीं है कैलकुलेट कर लेंगे। ये क्वेश्चन भी पहले भी करवा चुका बहुत बार, 2 बार कम से कम 3 बार करवा चुका, तो ये आपको खुद से करना है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए भैया अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा है जो मैं दे रहा हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी सिंपल सा क्वेश्चन है, E, M, L और G डिनोट करते हैं एनर्जी, मास, एंगुलर मोमेंटम और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को। देखो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लिख देता हूँ, mvr, यहाँ पर m है मास, v है वेलोसिटी, r है रेडियस और g है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो डायमेंशन बतानी है इसकी, कुछ भी नहीं है भाई, जस्ट इस फॉर्मूले के अंदर हमें क्या है, ये जो क्वांटिटीज़ दे रखी हैं इनकी डायमेंशंस की वैल्यू जस्ट पुट कर देनी है और उसके बाद सोल्व कर लेना है, जिसके भी इक्वल इसकी डायमेंशंस आएंगी वही हमारा करेक्ट आंसर है। तो वही फर्स्ट ऑप्शन है एंगल। देखो एंगल जो है वो डायमेंशनलेस होता है, ध्यान रखना भाई। लेंथ की L1 आ जाएगी, m मास की m1 और t की t1 है। तो इनमें से देख लेना कौन सा आंसर मैच कर रहा है वैल्यूज पुट करके, ये आप पर छोड़ता हूँ मैं। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ए न्यू यूनिट सिस्टम 1 यूनिट ऑफ टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड, 1 यूनिट ऑफ मास इज इक्वल्स टू 5 kg and 1 unit of length is equals to 20 meter. In the new system
ऑफ यूनिट्स 1 यूनिट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू, ये तो देखो बिल्कुल सिंपल है, वही क्वेश्चन आ गया अभी हमारा। नहीं भी थोड़ा सा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन के अंदर, देखिए करते हैं इस क्वेश्चन को। इसके अंदर कन्वर्ट नहीं करना है, इसके अंदर हमें बताना क्या है कि सिस्टम दे रखा है जिसकी बेस यूनिट दे रखी है हमें। तो इस बेस यूनिट्स का यूज़ करके पहले तो हम इसके अंदर 1 यूनिट ऑफ एनर्जी निकाल लेंगे। 1 यूनिट ऑफ एनर्जी जब निकालेंगे उसके बाद उसके अंदर देखें कितने जूल्स हैं। तो भाई जो एनर्जी है वो है वर्क की फॉर्म, वर्क है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्प्लेसमेंट एक टाइप की लेंथ आ गई, वो आ गई फंडामेंटल। अभी फोर्स को थोड़ा चेंज करते हैं, तो फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास आ गया हमारा फंडामेंटल, तो अभी करते हैं एक्सेलरेशन को चेंज, तो ये हो जाएगा मास एज इट इज़, एक्सेलरेशन को वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अभी वेलोसिटी को भी चेंज कर लेते हैं और फंडामेंटल बनाने के लिए तो इसको भी लिख देंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा टी का स्क्वायर। तो इसके अंदर इन यूनिट्स पुट कर देंगे इनकी जगह। देखो मास की यूनिट क्या है, 1 यूनिट ऑफ मास है 5 kg के इक्वल, तो 5 kg। और ऊपर है डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ, तो लेंथ किसके इक्वल है, 20 मीटर। तो 20 मीटर का है स्क्वायर यहाँ पे, तो 20 इंटू 20 400। और क्या है ये लेंथ दे रखी है हमें मीटर में, तो मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, ये 400 इंटू 5 हो जाएगा यहाँ पे। और नीचे टाइम का स्क्वायर, तो टाइम देख लो क्या दे रखी है, 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड। और नीचे है टाइम का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100 और यूनिट है सेकेंड। तो देखो ये 2 0 से 2 0 कट गया, 4 5 सा 20 हो गया। और देखो ये kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड, इसको हम दोबारा, ये किसके इक्वल होता है, ये जूल के इक्वल होता है, 1 जूल के इक्वल। तो आंसर हमारा आ गया 20 और इसको लिख सकते हैं हम जूल। तो ए ऑप्शन है जो वो हमारा राइट आंसर है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था भाई। तो देखो भैया अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन ऑफ 3 डायमेंशनली डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। देखो नीचे दी गई हुई जो कम्बिनेशन है 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ की, पी क्यू और आर की, वो कब मीनिंगफुल नहीं होगी। तो देखो भाई मीनिंगफुल जब नहीं होगी जब डायमेंशंस अलग अलग होंगी, डायमेंशंस उसकी बच रही होंगी। देखो मैं दिखाता, देखो भाई हमें पता है पी क्यू और आर क्या हैं, डायमेंशनली डिफरेंट है, इसने बता रखा है। तो भाई जो डायमेंशनली डिफरेंट होती हैं वो प्लस माइनस से सेपरेट नहीं हो सकती वो क्वांटिटीज़। तो देख लो भाई पी इंटू क्यू, क्या पता भाई पी इंटू क्यू की मल्टीप्लिकेशन हो के आर की डायमेंशन के इक्वल हो जाए, तो इसलिए इसको तो हम गलत नहीं कह सकते को। पी इंटू क्यू की क्या पता, देखो ये तो वैसे भी हो सकता है अगर डिफरेंट भी हो तो। अगला देखो पी और क्यू अलग अलग है भाई, और ये हमें गिवन है डिफरेंट डायमेंशंस हैं पी और क्यू की, तो पी माइनस क्यू नहीं हो सकता भाई क्योंकि इनकी डायमेंशंस डिफरेंट गिवन है। तो इसलिए ये जो चीज़ है ना, सी ऑप्शन जो है हमारा, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। पी और क्यू डिफरेंट डायमेंशंस की हैं, प्लस माइनस से सेपरेट कभी नहीं कर सकते इनको। देखो आप कहेंगे अभी प्लस माइनस माइनस तो फर्स्ट ऑप्शन में भी आ रहा है, लेकिन भाई देखो पी इंटू क्यू क्या पता मल्टीप्लाई हो गए उसकी डायमेंशन फिर आर की डायमेंशन के इक्वल आ जाए, तो इसलिए उसके अंदर चांसेस हैं। इसके अंदर देखिए पी और क्यू इसने क्वेश्चन में बोल रखा है डायमेंशनल डिफरेंट है, और यहाँ पे उनको प्लस माइनस से सेपरेट कर दिया, तो नहीं भैया ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए सी केस में ये सिग्निफिकेंट कम्बिनेशन नहीं बनाएंगी, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट के जो 3 क्वेश्चन है वो लेफ्ट है हमारे जस्ट। इफ़ द यूनिट ऑफ लेंथ बी डबल्ड then the numerical value of the universal gravitational constant g will become, कितनी हो जाएगी वो g की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू प्रेजेंट वैल्यू, अगर लेंथ ऑफ यूनिट को हम डबल कर देंगे तो देखिए भाई g की जो डायमेंशंस है वो किसकी डायमेंशंस के इक्वल हैं, f इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2, ये उसी फॉर्मूले से निकाल लिया, f इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर से। तो यहाँ पर इसकी डायमेंशंस क्या आ जाएंगे देखना, m1 और l1 आना था और ये
R2 की भी L2 है तो मल्टीप्लाई करके लिख लो L3 और T-2 और नीचे है हमारे पास M की 2। तो देखो इससे तो देखो M से तो हमें कुछ लेना ही नहीं है, फिर भी लिख लो, इसको कंप्लीट लिखना है तो आपको, तो ये हो जाएगा M-1 L3 T-2। देखो भाई इसकी डायमेंशन के अंदर से हमें पता चल रहा है कि जो इसके अंदर लेंथ की यूनिट है उसकी पावर 3 है। अब हमने क्या किया, जो लेंथ की यूनिट थी, मान लो अभी वो L थी, तो जो नई आई है उसको हमने इसका डबल कर दिया। जो नई है मान लो स्मॉल l है, उसको वो जो यूनिट है उसको 2 टाइम्स कर दिया इसके। तो देखो भाई यहाँ से l की वैल्यू आ गई L/2। तो l की वैल्यू यहाँ से उठा के जब इसके अंदर पुट करेंगे तो ये 1/8 टाइम्स हो जाएगी। सॉरी एक सेकंड को, हाँ भाई हाँ, प्रेजेंट के रिस्पेक्ट में निकालना है ना हमें। तो भाई जो नई है उसकी वैल्यू पुट करेंगे पुरानी वाली की जगह। तो देखो यहाँ पर l की जगह ये L/2 पुट करोगे तो ये 1/8 टाइम्स आ जाएगी। अब 1/8 बन जाएगी l और ये सॉरी M-1 और L न्यू L3। तो कुल बात ये जो b वैल्यू है उसके 1/8 टाइम्स बन जाएगी। देखो नया सिस्टम यूनिट्स का ये आ गया। तो इस यूनिट के अंदर, इस सिस्टम के अंदर यूनिट के ये 1/8 टाइम्स होगी। जो पिछली वैल्यू थी मान लो 1 थी, तो हमने उसी तरीके से किया है, और तो ये 1/8 टाइम्स हो रही है। तो आंसर हमारा 1/8 टाइम्स हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन दोबारा समझा देता हूँ क्या है, जस्ट इसके अंदर कुछ नहीं है। जो लेंथ की यूनिट है उसको डबल कर दिया है। तो जो पहले L था उसकी जगह अब हम कोई इसका 2L आ गया। तो 2L कर दोगे तो जो प्रेजेंट वैल्यू है तो उसकी मतलब उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू उससे कितना मतलब वो चेंज होगी। तो देखो इस L के डबल किया है ना जो नई यूनिट बनाई है। मतलब पहले अगर 1 मीटर को ये यूनिट रिप्रेजेंट करती थी तो न्यू वाली यूनिट 2 मीटर को रिप्रेजेंट करेगी। तो इसलिए वो घट जाएगी वैल्यू सामने जो होगी 1/8 टाइम्स। तो डी इज़ हमारा राइट आंसर। तो नेक्स्ट पे आ जाइए। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टाइम डिपेंडेंसी ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी p इज गिवन बाय p इज इक्वल्स टू p0 इंटू e⁻⁻t² वेयर a इज अ कांस्टेंट एंड t इज टाइम। तो भाई कांस्टेंट a क्या है वो हमें बताना है। तो देखो ध्यान से भाई, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के आगे जो थीटा लगता है या तो वो, या लॉग के अंदर कुछ भी जो इनपुट देते हैं हम वो, या फिर एक्सपोनेंशियली कुछ भी पावर रखते हैं वो, सभी डायमेंशनलेस होते हैं। तो देखना यहाँ पर e की पावर में जो ये है -a_t², इसकी डायमेंशन, इसको डायमेंशनलेस होने के लिए जो a की डायमेंशन है वो t² की डायमेंशन के उल्टी होनी चाहिए। तो उल्टी होनी चाहिए। तो देख लो भाई कुल बात ये है कि a_t² डायमेंशनलेस होना चाहिए। तो डायमेंशनलेस होना चाहिए, तो देख लो इसको डायमेंशनलेस बनाना है तो a की डायमेंशन कितनी होनी चाहिए t-2, तभी तो ये डायमेंशनलेस होगा। देखो a की t-2 हो जाएंगी, t² की t2 हो जाएगी, तभी तो डायमेंशनलेस होगा। तो a की डायमेंशन है हैज़ डायमेंशन t-2। तो b इज़ हमारा राइट आंसर। तो भाई लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है जो कि स्पेसिफिक ग्रेविटी हैज़ डैश डायमेंशंस इन मास, डायमेंशन इन लेंथ डैश, सॉरी भाई दोबारा पढ़ता हूँ क्वेश्चन को, स्पेसिफिक ग्रेविटी हैज़ डैश डायमेंशंस इन मास, डैश डायमेंशंस इन लेंथ एंड डैश डायमेंशंस इन टाइम। देखो भाई स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटी किसी भी प्लेनेट की डिवाइडेड बाय ग्रेविटी ऑफ अर्थ। तो भाई ग्रेविटी बाय ग्रेविटी डायमेंशन आपस में कट जाएंगी, कोई वो डायमेंशन नहीं बचेगी। तो तीनों की 0 0 और 0, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भाई यहाँ ख़त्म होते हैं डायमेंशनल एनालिसिस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा आज का लेक्चर, और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस की PDF जो है वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो कंटिन्यूसली मेरे साथ बने रहिए। अभी हम कुछ भी छोड़ के नहीं चलेंगे, जो भी एग्ज़ाम्स मेंशन्ड हैं थंबनेल के ऊपर सभी को कम्प्लीटली कवर करेंगे फ़िज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और भाई मेरे वीडियोज़ के अंदर थोड़ा सा क्या होता है कि वॉइस का इशू रहता है, तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ के अंदर आप लीड या हेडफोन का यूज़ करें।
और इसी तरीके से डेली क्या होगा, लेक्चर्स आते रहेंगे, एक फ़िज़िक्स का एक मैथ का, और पहले टॉपिक्स कवर होंगे, उसके बाद प्रैक्टिस होगी। आपने देखा होगा कि पहले तो मैंने टॉपिक्स को अच्छे से कवर करवाया, उसके बाद आज प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की हमने। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, और इतना सीख लोगे अगर तो बाहर कुछ आया भी तो उसको भी बना पाओगे आप इजीली। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।